नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। बड़ा दिन न्यूज़ के हवाले से अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर, जिसको 190 मिलियन पाउंड का केस भी कहा जाता है, इमरान खान की ज़मानत कबूल होगी, उसके जो वजूहात है वो भी सामने आ गई। इसके साथ साथ हुकूमत वक्त की तरफ से तलाल चौधरी ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आड़े हाथों लिया एक जज साहब को जिनका नाम बाबर सत्तार है। इसके साथ साथ फैसल वावडा ने, जो दोनों जमातों के वोट से सेनेटर बने हैं, उन्होंने बहरहाल इसी किस्म की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर गवर्नर सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने यही बात की कि इस्टेब्लिशमेंट को कैसे निशाना बनाया जा रहा है और जज साहिबान क्या काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े वाक़यात हैं। इमरान खान ने कल एक केस में बज़रिया डिजिटल मीडियम पेश भी होना है, उसके एहतमाम भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुक्राने के नफल अदा कर रही है। हुकूमत जो है कुछ सरासीमगी का शिकार है और कहीं पर आपको खसेनापन भी नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान एक ऐसे नुक्ते पे खड़ा है जहाँ पर बड़े वाक़यात हो सकते हैं। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंटल असॉल्ट्स जारी हैं। ना सिर्फ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुकम्मल तौर पर निशाना बनाया हुआ है, नाम लेके तस्वीर लेकर उनकी तजलील कर रहे हैं, जिसको मैं तजलील ब्रिगेड कहता हूँ, और साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी स्पेयर नहीं कर रहे। हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे पास मालूमात से भरपूर पैनल मौजूद है। ये लोग इंसाइट्स भी रखते हैं और इनके पर्सपेक्टिव्स भी हैं। अबसार आलम साहब, समा न्यूज़ तज्जियाकार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हसन अयूब खान, एयरवाइज से तज्जियाकार, आपका भी शुक्रिया। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़ से, आपका भी शुक्रिया। साफी तज्जियाकार और हसनात मलिक तज्जियाकार एक्सप्रेस ट्रिब्यून, आप सबका शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू, तो ये ज़रा वजह क्या बनी इस ज़मानत की, जो काफ़ी अरसे से मुअल्लक़ की थी और PTI कह रही थी कि हमारे से ज़्यादती हो रही? देखें तला साहब, सबसे पहले तो आप ये देखें कि कल दलाइल मुकम्मल हुए और फैसला महफूज हुआ था, और आज जो है वो फैसला सुना दिया गया। ना सिर्फ फैसला सुनाया गया बल्कि रिलीफ भी दे दिया गया। तो ये जो नुक्ता था, जो PTI का एतराज़ था कि ये फैसला महफूज कर लेते हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक बहुत अरसा के लिए, तो वो तो एतराज़ दूर हो गया और ज़मानत मिल गई, तो वो भी खुशी होगी उन्हें। नुक्ता यह है कि इसमें अदालत ने ये पॉइंट उठाया है बेल देते हुए कि चूँकि इस मामले में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और मुलजिम को मज़ीद कैद रखने का कोई जवाज़ इसलिए नहीं है कि नैब ने यह खदशा ज़ाहिर किया था कि अगर मुलजिम बाहर आया तो वो बासर सियासी शख्सियत है और बाहर आके वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हैम्पर कर सकते हैं, या जो एविडेंस है उसको जो है वो ख़राब कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई जो है जवाज़ मौजूद नहीं है कि उनको अंदर रखा जाए। और ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल कोर्ट जो है वो जो असेसमेंट है ये टेंटेटिव नेचर की है, उससे मुतासर नहीं होगी और अपना ट्रायल कंप्लीट करेगी। बिग रिलीफ हसन? नहीं, ये रिलीफ मिलना था हमको, क्योंकि ट्रायल कंक्लूड होने वाला है और ऑलरेडी इस केस के अंदर जो आप देखें ना, इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं दी हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जबकि जो बैरिया टाउन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तमाम ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। अब उससे भी असरअंदाज नहीं हुई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। तो मतलब मेरे ख्याल से 10 आउट ऑफ 10 नंबर देने चाहिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को। और उनके ऊपर वैसे ही जो है ना किरदार कुशी की जाती है, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, तो शर्म आनी चाहिए आज PTI के उन ट्रोल्स को जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक से मुतल्लिक जो है मुगलजात बकते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अमजद परवेज साहब ने भी तकरीबन एंड में ट्रायल के तकरीबन कह दिया था जी कि आप फिर हदायत कर दें ट्रायल कोर्ट को कि ट्रायल को जो है एक्सपीडिशियसली कंक्लूड कर दें। तो बज़ाहिर मुझे जो नज़र आ रहा है कि इस केस ने कंक्लूड होना है, 1 से सवा महीने के अंदर अंदर ये कंक्लूड होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर ये जो ताखीर होगी ये बिलाजवाब होगी। और मेरिट डिसाइड नहीं हुआ, ये एक मेरिट डिसाइड नहीं हुआ जो है उसको। तो आपने कहा शर्म आनी चाहिए। अबसार, शर्म आनी चाहिए या शय मिलनी चाहिए? क्योंकि आज तलाल चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर ये नुक्ता उठाया कि सिर्फ ख़तों के ज़रिए जो मामलात हैं और ये इंटरफेरेंस नहीं होती, ख़बरों के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप किया जाता है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जिस किस्म की कैंपेन्स चली, अनहर्ड ऑफ, उनका असर इसके साथ जोड़ा जा सकता है कि बाज़ तजिया नगार जोड़ रहे हैं? नहीं, ज़ाहिर जोड़ा तो जा सकता है और वो शेयर भी मिली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रिलीफ भी मिला है। और उसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती तो प्रोसिक्यूशन की अपनी है। अगर कैबिनेट ने एक चीज़ की अप्रूवल दी है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि प्राइम मिनिस्टर अकेला कुछ नहीं, कैबिनेट के तमाम मेंबरान जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, तो वो कैबिनेट के जो मेंबरान थे जिन्होंने इसकी मंजूरी दी थी इस डील की, बगैर पढ़े बगैर देखे बंद लिफाफे में,
उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद या माफ़ीनामे के बाद उनको छोड़ दिया गया, उनके खिलाफ केस नहीं बनाया गया और एक बंदे को टारगेट किया गया, तो नतीजा तो यही निकलना था ना। इज्तिमाई जिम्मेदारी नहीं डाली आपने। देखिए फेडरल हुकूमत प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो काबीना जमा प्राइम मिनिस्टर। जब आप वो जो हम कहते हैं ना कि कानूनी केसेस को सियासी रंग जब दिया जाता है कि आपने सियासत के लिए कुछ लोगों को अलग कर दिया जिन्होंने माफ़िया मांगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हालांकि वो ये जुर्म में बराबर के शरीक थे, और एक शख्स को आपने कहा कि सारा मलबा इस पे डालें, इस चीज़ को अदालत ने देखा है। लेकिन अवैस ने जिस तरह पॉइंट आउट किया, उन्होंने जो मेरिट को उन्होंने टच नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि चूंकि मामला मुकम्मल हो चुके हैं और इनके बाहर आने से कोई खदशा नहीं है कि मामला खराब होंगे, तो इनको आने दीजिए। मेरिट को उन्होंने टच नहीं किया। और जो अफसार साहब बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बार बार उठाया नए प्रोसिक्यूटर के सामने कि जब काबीना ने देखे बगैर एक मामले की मंजूरी दी तो वो तो जुर्म में बराबर के शरीक हैं और उन्होंने गैर कानूनी काम किया, उन्हें मुल्जिम क्यों नहीं बनाया। तो नैब का ये कहना था कि उन्होंने कोई वो बेनिफिशियरी नहीं है, बेनिफिशियरी सिर्फ इमरान खान। हसनात, पीटीआई इसको एक बहुत बड़ा मार का जंग प्लासी के जो फेवरेबल नताइज है उसके तौर पे पेश कर रही है। इमरान खान ने 48 घंटे पहले ट्वीट के अंदर कह दिया था कि केस के अंदर मेरिट नहीं है, मुझे अंदर रख नहीं सकते हैं, तो एक इन्वायरमेंट बिल्ड हुआ था। क्या वाकईतन उनकी खुशी जो है वो उसमें मुबालगा है या उसकी वजह बनती है? देखिए, पीटीआई को एक ही एडवांटेज है, वो है जो एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में तनाव है और उसका बेनिफिट उनको हो रहा है। देखिए, जजेस के पास दो किस्म के आर्गूमेंट होते हैं, दलीलें होती हैं, वो हर किस्म का आर्डर कर सकते हैं। देखना है किस उस मैटर को वो किस तरह देख रहे हैं। जब एक तरफ से उनकी कन्फ्रंटेशन होगी तो रिलीफ भी पीटीआई को अब मिलने शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल है कि जब तक ये तनाव जज नहीं बल्कि फैसले जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को ये सुना रहे हैं कि जी अब हम खड़े हो गए। मेरा ख्याल है कि ये जो तनाव है इसका ये ऑप्टिक्स बिल्कुल यही है और ये हमारी हिस्ट्री बता रही है ना। आप देखें, नवाज शरीफ साहब के हवाले से वही जजेस ने सजाएं दी और फिर तायाद नैली भी उन जजेस ने ख़त्म की, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म की। तो ये हालात तब्दील होते रहते हैं। वही नवाज शरीफ को तैयारा सादे केस में सजाएं हुई, उसी 5 रुकनी बेंच ने उनको बरी कर दिया कि कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तब्दीलियां आती रहती हैं। उस वक्त जो तब्दीलियां आई थी वो एस्टेब्लिशमेंट का रुख तब्दील होने की वजह से आई थी। ये तब्दीलियां जो हैं इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रुख तब्दील नहीं हुआ, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि फैसलों का रुख तब्दील हो गया क्योंकि अदालत खड़ी हो गई। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो जजेस हैं मेजॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर जुडिशरी में 125 जजेस हैं और उसमें से जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो जिस तरीके से 1 साल से चीजें चली हैं वो इससे वो स्पेस अपनी दोबारा लेना चाह रहे हैं। इशू है, ये लार्जर इशू है। और ये तो कौन सा मतलब कोई राज फाश कर रहे हैं हसनात मलिक साहब, सियासत कर रहे हैं जजेस, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जुडिशियल पॉलिटिक्स इनकी आपस में भी चल रही होती है, ये आपस में भी करते हैं और जो सियासी मामलात होते हैं उनको भी देखती हैं। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब 1 साल पहले, और वो हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने सोचा था कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा ज़ाती वजूहात की बिना के ऊपर। अब ये सुनने में बात आ रही है कि वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब इस्तीफ़ा देंगे, जिस बात को यानी अदालत के अमूर के अंदर मुदाखलत के तौर पर रंग दिया जाएगा, इस तरह करके पेश किया जाएगा। अब इस तरह की जब चीज़ें चल रही हों और प्लानिंग हो रही हो तो सर ये फिर आप इंसाफ फराहम कर रहे हैं, आप तो सियासत कर रहे हैं। लेकिन सियासत करना आपका कोड ऑफ कंडक्ट आपको। लेकिन हसनात का पॉइंट जो इससे एस्टैब्लिश होता है ये कि एक माहौल ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर आप किसी चीज को भी जस्टिफाई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज बनाया गया वो एस्टैब्लिशमेंट के मुंह पर एक चपत के तौर पर लगती हो, तो आप कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन इतने तौहीन अमेज अल्फाज मैं तो नहीं बोल सकता। किसके बाद आपकी जरूरत है जो आपने चपत लगाई है एस्टैब्लिशमेंट की? मैंने कहा कि तसव्वुर किया जाता। अच्छा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो लेकिन जो हसनात ने इन्होंने कहा ना कि कोई राज अफशा नहीं किया, मैं एक राज अफशा करता हूँ। हसनात ने कहा कि जुडिशरी जो है वो सियासत कर रही है, इन्होंने कहा जुडिशरी सियासत कर रही है कि ये कोई राज नहीं है, और राज ये भी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट भी सियासत कर रही है। ठीक है, और पिछले कई सालों से कर रही है, ये दोनों करते रहे हैं। इसीलिए आइन में इनको तहफ़्फ़ुज़ क्यों है जुडिशरी को और आर्म्ड फोर्सेस को? इसीलिए है कि उन्हें सियासत करनी होती है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी होती। लेकिन आइन में जब ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था तो उस वक्त ख्याल नहीं था कि इस तरीके से इस्तेमाल नहीं, तहफ़्फ़ुज़ लिया गया था, दिया नहीं गया था, और इसीलिए लिया गया था कि ये करना है ना, उन्होंने कर रहे हैं। और मैं अभी पिछले हफ्ते एक साहब से मिला, काफ़ी वो ज़िम्मेदार पोजीशन पे हैं, उन्होंने कहा था ये लड़ाई है अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की। मैंने कहा तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा वही होता है जो लड़ाई में होता है, फिर जायज़ नाजायज़ तो कोई नहीं देखेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करे इस मुल्क के लिए। दिस इज़ डेंजरस। मैं उस तरफ आऊँगा, आई एम ग्लैड कि आपने ये नुक्ता टेबल के ऊपर रख दिया।
तो ये फिर फैसले आने वाले दिनों में तो तवातर से देखें तो बानी पीटीआई जिसको हम कहते हैं, और हमें कहते हैं कि नाम ना लिया जाए, मैं तो बड़े आराम से नाम लेता हूँ। कल मुझे समझ नहीं आती कि जब वो प्रेजेंटेशन अगर उनकी होगी तो हम लाइव दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मुझे जेहन में आ गया आप क्या नाम लेके क्या बताएंगे, तस्वीर को क्या ब्लर करेंगे हम, क्या मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या होगी पॉलिसी आपकी, आप क्या कि ब्लर करवा दें, क्या करें? मेरा ख्याल है कि एक बीप की ऑप्शन होती है। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, आप किस तरह बीप लगा सकते हैं जैसे काजी फाइज? क्योंकि सर बड़ी सख्त डायरेक्शन होती है कि इमरान खान की तस्वीर जो है वो ना दिखाई जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ रहे हैं। नहीं, ये क्या मीडिया का प्रेरोगेटिव नहीं है? वो क्या चीज दिखाना चाहे ना दिखाना चाहे, मर्जी है दिखाएं, मर्जी है ना दिखाएं। आप प्रोग्राम अपना शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आप फिलहाल तो मेरा ये ख्याल है कि फिलहाल तो आप दूसरों के प्रोग्राम में बैठ के जो है ना बहुत ही कह के लगाते हैं ना, जब अपना शुरू करोगे फिर पता लगेगा। तो अच्छा वापस आई जेन्युइनली वांट टू नो, कल अगर वो फ्रेम होगा उसके अंदर तो वहां पे हम क्या करेंगे? ब्लर कर देंगे उसका सर कोई तो SOP ये जितने डायरेक्टर न्यूज हैं और जितने ओनर्स हैं उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि वो क्या करेंगे। बट कम बैक इनटू दिस, तो फिर तो ये बाहर आ जाएंगे बानी पीटीआई अगर लड़ाई इस तरह की और जजेस उस तरह ही। अभी तो केसेस देखिए बड़े हैं। अभी तो ये जिस तरह हसन अयूब ने बताया है कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो तो ट्रायल उसका कंक्लूड हो रहा है। अगर इसमें बेल हो भी गई है तो ट्रायल जब कंक्लूड होता है 1-1.5 महीने में, तो उन्होंने नैब वालों ने बताया कि हमारे पास तकरीबन 6 से 7 गवाहें टोटल, जिनको हमने उनका एग्जामिनेशन कराना है और उसके बाद उसका अगर किसी और केसेस के अंदर अगर वो अंदर नहीं है तो फिर जमानत के बाद तो उनको बाहर आ जाना चाहिए। जमानत के बाद बाहर आना चाहिए। अगला केस कौन सा लगा हुआ जी? अभी साइफर में भी उनकी जो है और उसका बेंच कौन सा है? उसका बेंच भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में जो है वो और एक इद्दत का केस है, और इद्दत वाला केस है वो लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट के अंदर। सो आप यू सी द प्रोस्पेक्ट के एक्चुअली सारे केसेस के अंदर भी वही माहौल बने जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए वो तो बिल्कुल यही जैसे मैं बता रहा हूँ कि, और ये जो आप कह रहे हैं कि इफ्तिखार जोई साहब और मुशर्रफ की जब हुआ तो जुडिशरी ने वो विक्ट्री ली। काजी फाइसा के मामले में भी जजेस ने विक्ट्री ली क्योंकि कुछ जजेस मिले हुए थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। इस दफ़ा तो मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो खड़े हो गए हैं। तो इसमें पीटीआई को जिससे लग रहा है कि, और जिस तरह वो उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी देखें DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद उनकी उससे सख्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। तो ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी में अगर कहीं सीज फायर ना हुआ तो अल्टीमेट जो आप कह रहे हैं इमरान खान कुछ दिनों में बाहर होंगे। सर नहीं बाहर होंगे, नहीं बाहर, अभी बाहर आने का इम्कान मुझे तो दूर दूर तक दिखाई दे रहा। ये तो कह रहे हैं ना बड़ी ईद तक आ जाएंगे, कई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि जी बस महीना 1.5 महीने की बात है। आप 1 साल तो आंखें बंद करके सुकून करें कि बानी चेयरमैन तरीक इंसाफ के बाहर आने का हम क्यों सुकून करें? हम नहीं सुकून करें नहीं, मतलब बात ये है कि वो रोज आएंगे, फिर रोज आके कभी कहेंगे कि हमने खबरें बनेगी ना, खबरों के एतबार से ठीक है, आप वो खबरों के लालच करें। मुल्की मुफाद में शायद मेरे ख्याल के मुताबिक इंतशार नहीं है इस मुल्क में। 9 मई का मामला जब तक इंतशार नहीं है, हम तमाम आप ये बताएं कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो रियासत पाकिस्तान पर हमला था या नहीं था? बिल्कुल। और क्या वो बाय डिजाइन था या नहीं था? तो अगर वो बाय डिजाइन था और हमला था तो ऐसे आदमी को आप फ्री नहीं कर सकते जब तक आप उसका केस को कंक्लूड नहीं करेंगे। आप उसको रोक भी नहीं सकते ना, अगर अदालतें उनको रिलीज नहीं, अदालतें ने भी आईन और कानून के मुताबिक चलना है ना, या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलना है। अगर चल रहे हैं अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तो फिर इसको रोकें फिर किसी तरीके से। लेकिन हसन इसमें ये भी है ना कि उसमें जजेस ने भी कोई ऑर्डर लिखते हुए कोई वजूहात देनी है, कोई चीज लिखनी है। अगर केस में ही कुछ नहीं है, अब मिसाल के तौर पे साइफर केस है, जैसे साइफर केस में तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा था और उन्होंने अपना कुछ और कर दिया। आज तक वो लोग परेशान हैं कि ये क्या फैसला है। तो आप इस किस्म के हैरानकुन तशरीहात इस तरह के फैसले करेंगे तो अदरवाइज तो उसके बारे में मुझे को नजर आ रहा है। देखिए इस किस्म की हैरानकुन परेशानकुन तशरीहात पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता, लेकिन आपको तलब वही हो रही है कि वैसे ही मुझे तलब नहीं हो रही। तो जरा इसके ऊपर वापस आइएगा। सो बेसिकली द लार्जर इशू इज हम कल्मिनेशन पॉइंट के करीब जा रहे हैं और उसका एक अक्स ये होगा कि ये जो केसेस इमरान खान के खिलाफ बने हैं इसके अंदर उनको कितनी रिलीफ मिलती है, बाहर आते ही नहीं आते। ये भी एक मयार बन गया है कि ये लड़ाई किस तरफ जा रही है। कल्मिनेशन पॉइंट के करीब हम सब तो हमेशा से रहे हैं। कल्मिनेशन पॉइंट के करीब इस वक्त जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट जा चुके हैं। ठीक, और उन्हें ये सोचना होगा, दोनों को, मैं बार बार कहूँगा दोनों को, क्योंकि आइन ने उन्हें ही तहफ़्फ़ुज़ दिया है और आप तनकीद उसी पे नहीं कर सकते जिसके पास पावर हो। तो दोनों के पास है कि उन्होंने, वो देख लें उन्होंने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया दोनों ने। और आप इंडिया से मुआवजा कर लें, ईरान से कर लें, अफ़गानिस्तान से कर लें, चाइना से तो कर ही नहीं सकते, बांग्लादेश से कर लें, श्रीलंका से कर लें। तो पिछले 76 साल इन दोनों ने हमें क्या दिया है। तो इन दोनों को चाहिए
कि अब अपने आप को रीसेट करें। ये जो कुछ चलाया हुआ है ना इन्होंने इस मुल्क में, अब लड़ाई पहले तो ये थी ना कि हमारा इकट्ठा हिस्सा है, अब अपने हिस्से पे लड़ाई हो रही है। तो इस निज़ाम को इन्हें छोड़ना पड़ेगा। अब जो बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। जो पुराना अंडरस्टैंडिंग थी पिछले 76 साल में इन सब पावर सेंटर्स की, वो अंडरस्टैंडिंग शेक हो चुकी है। वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ी नहीं हो सकेगी। ये जिसको मर्जी साथ मिला ले। इमरान खान, मैं कहता हूँ सैलाब लेके आ जाए, सुनामी लेके आ जाए, इमरान खान अगर ये समझेगा ना कि मैं वो उस तरह मैं अकेला चला मैं सकता उस तरह चला लूंगा जिस तरह ये एस्टेब्लिशमेंट चलाती है। अब उससे ज्यादा बेहतर अंदाज से, अपने लोगों का जहन बदल गया। लोगों ने फैशिज्म कबूल नहीं करना किसी का भी, अदलिया हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, इमरान खान हो या पीडीएम हो। लोग अपनी जिंदगियों में बेहतरी चाहते हैं, वो होगा तो हम आगे चल पड़ेंगे, वरना फिर आपके अंदर का जो इनकलाबी है वो जागा हुआ है। नहीं है, इनकलाबी नहीं, शहरी जागा हुआ है। मैं इस मुल्क का टैक्स पेइंग शहरी हूँ, मुझे तकलीफ होती है देख के इन लोगों की गंदी सियासतें। फिर इनके जायदादें निकलती हैं दुबई में, सरकारी नौकरों की जायदादें दुबई में बन कैसे सकती हैं? ये मुझे आगे बताया नहीं पहले तो। ये इतनी तनख्वाह है, अगर इतनी तनख्वाह है तो हमारा निज़ाम बेइंसाफ है। जहाँ दूसरे लोगों को इतनी कम तनख्वाहें हैं, निचले तबके को। देखिए, मैं तो खुद आज प्रोग्राम, आपस की बात है, नाज़रीन को भी बताते हुए, मैं तो खुद आज प्रोग्राम करना चाह रहा था। इस्लामाबाद के अंदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने 55 चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स को ला के बिठाया हुआ है। सारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री और कॉमर्स के नुमाइंदगान बैठे हुए हैं। हमारा ख्याल था कि आज हम जरा एक्सपोर्ट्स की बढ़ोतरी कैसे करें, कॉमर्स को कैसे लेके चलें, एम्प्लॉयमेंट कैसे करें, ये 32 बिलियन से आगे हम किस तरीके से जाएं, हम वो बात करेंगे। बीच में आ गई ये खबरें, तो ये तमाम का तमाम हमारी डिबेट भी हाईजैक हुई। सो आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। लेकिन वापस आइएगा तो कल जरा बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी क्या अहमियत है, इमरान खान को जो कहा गया कि बजरिया लिंक ले, उसकी क्या अहमियत है? देखिए, ये जो थे जस्टिस अतहर मिनल्ला, वो काफ़ी इस चीज़ के हिमायती हैं कि जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और यही पॉइंट उन्होंने उठाया है कि वो अगर पटिशनर के तौर पर कोई अदालत की असिस्टेंस करना चाहते हैं, अदालत को असिस्ट करना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। जेल में होने की वजह से उनका ये जो राइट है ये सल्ब नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से चूंकि उनको लाया नहीं जा सकता, तो जेल से उनके लिए वीडियो लिंक का इंतजाम कितना बड़ा इवेंट है, क्योंकि आप सब लोग कवर करते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसका आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल है, न्यूज़ कितना बड़ा इवेंट है आपके लिए? मेरे ख्याल है कि कल बहुत बड़ी ये स्टोरी होगी कि इमरान खान खुद सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करेंगे और इतने अरसे बाद उनको सुना और देखा जाएगा, क्योंकि उनकी और यही ही लव्स इट, मतलब ये कि स्टोरी बनना, ही लव्स इट। तो कल इज हिज डे देन। देखिए, अब यही बात है कि जिस तरह के कल 9 महीने बाद उनकी पहली अपीयरेंस होगी, तो देखना है कि क्या 9 महीने में कुछ सीखा है या वही चोर डाकू वाला जो 2012 में उनको एक देखेंगे 9 महीने में कितनी उनकी सेहत अच्छी हुई है। आप इस तरह की बात करने वाले नहीं, वो नैरेटिव क्या वही पुराना नैरेटिव, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है अदालत के अंदर। नहीं, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। ये दिलचस्प होगा कि जज साहबान के जो डायनामिक है, और मेरा ख्याल है कि उनसे अगर ये उस तरह की बात की तो फिर ये वो जजेस हैं जो ये बेंच है, ये एंटी नैब बेंच है, ये पॉलिटिकल इनकी ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, होता रहा है। और इन्होंने फिर वही कहना है कि जावेद इकबाल साहब का दौर आपके टेनोर में जिस तरीके से आपने अपने ओपोनेंट को रखा, क्या आप कमाल ही ना हो या अगर कल तैयबा गुल जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाए? वो नैब से रिलेटेड है ना, आपने जिक्र किया, और इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। हाँ, वो पहुंचे। लेकिन कल इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको लगता है कि कल हेडलाइंस जो है, सर देखना ये है कि वो अदालत को किस तरीके से असेस कर सकते हैं, अपना केस कैसे पेश करते हैं। वैसे तो जब नैब उनसे सवालात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि जब फैक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस थे तो वो कह रहे थे, फरमा रहे थे कि मुझे वकील चाहिए ताकि मैं इनके सवालात का जवाब दे सकूं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इतने जजेस को वो एड्रेस करेंगे और असिस्ट करेंगे और क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो बताएंगे, और किस तरह बताएंगे कि उनकी जो दरख्वास्त है अभी ख्वाजा हारिस साहब बता रहे थे, उस्ताद मलिक साहब, कि वो उनकी तैयारी के लिए वहाँ पर चले गए हैं। वो बेसिकली जब नोटिस मिलता है असालतन या वकालतन तो उन्होंने कहा जी कि मैं खुद इन पर्सन आना चाह रहा हूँ, तो इन पर्सन आ रहे हैं। लेकिन अब उनकी जो कितने अच्छे वो वकील हैं, अपना जो केस क्या उनको इल्म भी है कि उनका केस है क्या, या खाली वकील के जरिए उन्होंने जो है वो सियासत की थी। इससे पहले वैसे उनका रिकॉर्ड जो रहा हुआ है वो जोग्राफिया के ऊपर और सियासियात के ऊपर और इस्लामियात के ऊपर और रूहानियात के ऊपर, वो रिकॉर्ड तो यही बताता है कि जब उनके पास आता है कैमरा या माइक तो वो समझते हैं कि अकले कुल है। तो हो सकता है जज साहबान को सिखाएं कि कानून क्या है। नहीं, देखिए इस चस्केबाजी से इस मुल्क को क्या मिला?
मैं ये 5th जनरेशन वॉरफेयर चलाने और बनाने और कंसीव करने वालों से पूछता हूँ कि इसी चक्कर में डाला ना पिछले 15 साल से उन्होंने कौम को, कि एक बंदा खड़ा होकर बोलता है, दूसरे सुनते हैं, फिर कहते हैं हाँ जी बड़ी अच्छी जुगत मारी है, बड़ा गाली निकाली है। तो मुल्क को, कौम को क्या मिला? हम आगे गए पीछे गए, ये सोचें। और दूसरी बात ये कि कम अज़ कम मैं इस बात पे तो ये बात तो हम कह सकते हैं कि इमरान खान को उनके फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक जो कुछ उन्हें चाहिए था शायद उससे ज़्यादा मिल रहा है उनके दौर में और दूसरे अदवार में। मैं इस अदलिया ने जितनी बेइंसाफ़ी है, इसी अदलिया ने, इन्हीं बेंचेस ने जो आज मौजूद हैं, मैं उन बेंचेस की बात नहीं कर रहा जो घर जा चुके हैं, उन्होंने इसी मुल्क में लोगों पर होने वाले जुल्म पे क्या किया। सिविलियन ऑफिसर्स, किसी इदारे के सरबराह, उनके साथ जब ये सब कुछ होता था तो इन जजेस के कानों पे जूं तक नहीं रेखती थी। कम से कम मेरा ज़मीर इस बात पे मुतमईन है कि इमरान खान जैसे फैशिस्ट लीनियंसी जिनकी है, जो उस तरफ उनका रुझान है, उनको भी आज पाकिस्तान का जो भी रॉटन सिस्टम है उसमें उनके फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक उनको हक तो एक मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये रवायत उन लोगों के साथ भी यही जजेस जारी रखेंगे जो इतने ताकतवर, इतने मुंह भर के गाली नहीं दे सकते। वो उनको हक मिल रहा है मेरिट पर या उस लड़ाई के अंदर वो उसके बेनिफिशियरी, जो आपका ओरिजिनल आर्गूमेंट है? इट इज़ ओपन टू क्वेश्चन। अभी हमने प्रोग्राम में के ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये भी डिस्कस करना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से, वो तो कंटेम्प्ट अब एक ऐसा ज़बरदस्त मामला बन गया है कि आप सोचते हैं 10 मरतबा बात करने पर, और यहाँ पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं तो ये लोग जो हैं बराह रास्त मुखातिब हो रहे हैं जज साहिबान को कि आप कैसे हमें सिखा सकते हैं कंटेम्प्ट के मामलात। आपने तो ख़ुद बहुत सारी कंटेम्प्ट्स की हुई, तो इसके ऊपर आने वाले दिनों में क्या होगा? ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। ज़रा वापस आइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई और उसके ऊपर बहुत सारा जज साहिबान तो नहीं कहूँगा, बाबर सत्तार साहब के जो लेटर का एक हिस्सा सामने आया उसके ऊपर बड़ी बात हुई। वैसे वो लेटर का हिस्सा कैसे आया? डज एनीबॉडी नो? वो लीक हुआ, सर्कुलेट कैसे हुआ? बज़ाहिर ये लग रहा है कि जजेस समझ रहे हैं कि हुकूमत ने ये एक प्लान बनाया और इस तरीके से अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट आई ताकि एक उसको ट्रिगर किया। अच्छा, दूसरी तरफ जो पैरा जो है वो रिलीज कैसे हुआ? हुकूमत ये समझ रही है कि ये जब एक मामला सीज फायर हो गया था, आप बताएं मामला तो फिर क्यों हुआ? आज एक प्राइम मिनिस्टर हुआ कैसे, आपके पास कैसे पहुंचा? ये बताएं, हुआ कैसे, बाहर कैसे आया, बाहर कैसे? देखिए, अब एक साफी ने जो है उसकी खबर है, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि उसने किस तरह कहाँ से। ये लीक हुआ ना, ये तो लीक हुआ और उसमें सितम ज़रीफ़ी। अच्छा, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ लीक्स बाय द वे जी। मैं तो एज अ जर्नलिस्ट मेरा बिल्कुल मेरा जो एथिक है वो बड़ा क्लियर है। ऑडियो लीक्स बिल्कुल ठीक है, जो करने वाले वो गलत करते हैं, लेकिन ऑडियो लीक्स होनी चाहिए। विकीलीक्स का हमने देखा सारी दुनिया के अंदर पुलित्ज़र प्राइज विनिंग लोग हैं जिन्होंने स्टोरियां की हैं उसके ऊपर। अभी दुबई लीक्स आपने हवाला दिया, वो प्रॉपर्टीज लीक ना होती तो आप किस तरह इतने जज्बात, पेंडोरा लीक्स एंड ऑल दैट, तो कैसे हुआ ये लीक? सर देखिए, उस लेटर की खोज में बड़े अरसे से हम जितने रिपोर्टर हैं हाईकोर्ट के वो लगे हुए थे कि वो लेटर मिल जाए जिसकी बेस पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आपको पता है वहाँ 3-4 जो है लोग हैं बड़े एक्टिव हैं। हम किसके तो पास एक किसी दोस्त को हमारे जो है वो सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस केस का वो हवाला दे रहे हैं वो ऑडियो लीक्स का है और जो लेटर लिख रहे हैं वो खुद लीक हो रहा है। तो मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट माय हेड अराउंड दिस कि ये तो सितम ज़रीफ़ी हुई ना, फिर कि नहीं हुई? ये तो देखिए हमारा, मैं आपसे सोर्स नहीं पूछते, हम ये तो आप बता दें किस तरह सामने आया। सर जाहिर बात है किसी ने लीक किया ना, जो लिखने वाले हैं या जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं या जिनको तक पहुंचा है, इन तीनों में से किसी एक नहीं किया ना। लीक करने को सोचा तो कोई नहीं बैठा लिया होगा। ये भी मेरा तो ख्याल है कि उन एजेंसी के लोगों ने आगे कर दिया है गालिबन कि जनाब आपके अंदर से भी ना ये भी इंटरवेंशन है, मुदाखलत हो रही है। सर अब अटॉर्नी जनरल की जो बात की उसने, अटॉर्नी जनरल की अगर आप स्टेटमेंट सुने और फिर इस खत को देखें जो उन्होंने जो उसका लीक पार्ट आया है, तो दोनों में से कोई एक तो गलत है। जो एक गलत है, इतनी जिम्मेदार पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जज साहब ने हकायक दुरुस्त बयान नहीं किए तो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो नोटिस ले मैटर का, और अगर है
तो फिर भी एसजेसी रेकमेंड कर दे कि जो अटॉर्नी जनरल साहब को बुला के ये आपका question बड़ा करे पावरफुल कि नुकता है ये कि- फिर वो अपना इस्तीफा दे। अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही स्टक हिज नेक आउट इन सेइंग कि दिस वाज द इशू। लेटर के अंदर जब मैंने पढ़ा तो आपने भी वो पैरा देखा होगा, उसके अंदर मुझे यूं लगा कि जैसे वाकईतन बहुत ही सख्त तरीके से और भोंडे तरीके से जो तरीकाकार है एस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने इनको कान पकड़वाने की कोशिश की और ये डट के खड़े हो गए। लेकिन अटॉर्नी जनरल की तरफ से तो कुछ और ही बयान आया, तो कोई पॉपुलिज्म भी है ना काफी सारा इस सारे में। देखिए, हाँ पॉपुलिज्म है। अभी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई का भी हमारे यहाँ बड़ा शौक है सबको, एक्शन होना चाहिए, वो ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब इस तरह के हमने कमीशन बनना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, कटहरे में लाना चाहिए। ये हमारे ये सब ट्रक की बत्तियाँ हैं। वो मुझे फैसलाबाद में याद आ जाता है, उस वो वहाँ कहा जाता था कार्रवाई पा रहे हैं, मतलब जो रंगबाजी होती थी उसको कहते थे कार्रवाई पा रहे हैं। तो हम ये कार्रवाई पाते हैं, करते नहीं है, ना होनी है। बात ये किसी ने नेक्स्ट स्टिक आउट की है या नहीं की, ये सिस्टम तबाह हो गया। ये जो लीक्स है ना, ये खत मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा है। जो चीज़ हुकूमत की, मीडिया का काम ही है, हुकूमत जो छुपाना चाह रही है मीडिया वो निकालता है, तो मीडिया बहुत अच्छा काम करता है। ऑडियो लीक्स हो चाहे ये खत, लेकिन मीडिया ने नहीं किया, मीडिया तो मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया, ये लीक हुआ मीडिया को, मीडिया किया गया और किया गया, किया एक साइड तो लीक करती है ना सर, एक मिनट, इन साइड ने लिया, बिल्कुल मीडिया इसी तरह चलता है। हाँ, ऐसे चलता जब लेकिन हम मीडिया नहीं, हम जुडिशरी का इस तरह चलती है, हम ये सवाल रेस कर रहे हैं। जुडिशरी में भी चीजें पहले भी लीक होती रही हैं, जजेस के उसके ऊपर एतराज उठा, कि नहीं होना चाहिए। तो एतराज अभी उठ रहा है ना। मैं बात वही कर रहा हूँ, हम दायरों का सफर कर रहे हैं, ये नहीं चलता इस तरह, ये मुल्क नहीं इस तरह चल सकेगा। जो हम एक चीज़ जो नाकाम हो चुकी है उसी को रिपीट किए जा रहे हैं, उसी फॉर्मूले, उसी पानी से हम गाड़ी चलाए जा रहे हैं जो नहीं चलेगी। ठीक, पानी से नहीं चलती है, हमें पता है गाड़ी। वापस आइएगा, इमरान खान ने अपने ट्वीट्स के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा को बड़े बुरे तरीके से निशाना बनाया। हम उनका एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं, ऑफिशियल खुद तो नहीं ट्वीट करते जा रहा, कोई लिख रहा है, वो अगर हम सामने ले आए तो उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह अंदाज से जो बताया है कि लंदन प्लान है, वो ये पिछले हफ्ते उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा इसका बाकायदा हिस्सा हैं और उन्होंने भरपूर इसके अंदर किरदार अदा किया और अभी भी कर रहे हैं। हम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसे माहौल में जब हम जुडिशरी की इतनी सेंसिटिविटीज़ हैं कि एक ख़त जो साल पहले जो वाक़यात हुए उसके ऊपर लिखे जा रहे हैं, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर बराह रास्त हमले जो हैं वो को कंटेम्प्ट नहीं है। साहब मेरा ख्याल है कि ये इसकी एक वजह ये भी होगी कि जो खान साहब हैं वो माजी में खुद भी तो इस तरह की चीजों का हिस्सा रहे हैं। आपको याद होगा जावेद मैं पढ़ना चाहता हूँ, इस प्लान पर अमल दरामद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज़ेह तौर पर बतौर सहूलतकार दिन रात मसरूफ अमल हैं, अभी भी वो कह रहे हैं। सो ये रेजोनेट नहीं करता है उधर सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में या जज साहबान को, इसको कोई परेशानी नहीं होती? देखिए ग्रीवेंस दोनों साइड पे है। ग्रीवेंस नहीं, ये कंटेम्प्ट है। देखिए बात ये है कि इससे पहले उन्होंने कहा कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, जब तक काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता, नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकता, ये भी लिखा है। तो अपॉइंटमेंट भी कॉम्प्रोमाइज है लंदन प्लान का, ये नहीं है इशू। देखिए मसला ये है कि उमर अता बंदयाल के खिलाफ क्या कुछ कहा गया। यहाँ मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा इन स्टेटमेंट में वो इग्नोर करेंगे, कोई इस तरह नहीं जाएगा मामला, वो इसको जो केस है उसको फोकस किया जाएगा। कोई ऐसी तो हाईकोर्ट वाले क्यों नहीं इसको इग्नोर कर रहे? हाईकोर्ट वाले क्यों नोटिस जारी कर रहे हैं? क्या अगर जुडिशियल रिस्ट्रेन काजी फायज ईसा नहीं जो है वो जाहिर करना है, हाईकोर्ट के जजेस जुडिशियल रिस्ट्रेन शो नहीं करेंगे? क्योंकि तमाम क्या वो ज्यादा है, मतलब जो है वो ज्यादा मोअज़्ज़ज़ है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान कम मोअज़्ज़ज़ है? तो हमें ये, क्योंकि अभी जो माहौल बना है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, यानी हम सब ने इकट्ठे होके अपना दिफा करना है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि इस तमाम माहौल के अंदर जो एक आईनी जिहादी माहौल बना हुआ है जुडिशरी के अंदर, उसमें काजी फायज ईसा जो है उसके लिए खास मयार है, उसको आप धुनते रहे दिन रोज, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब मसला ये है कि दूसरी तरफ भी अगर एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी थी, पीटीआई ने उस जजमेंट को रेफर नहीं किया। 3 महीने काजी फैसा साहब के केस सुनते रहे पीटीआई के, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके खिलाफ तो 5 जजेस ने फैसला गलत फैसला किया है लेकिन रिव्यू कर दें, वो चलता रहा। उनका मामला 13 जनवरी के बाद इंटर पार्टी इलेक्शन, उसके बाद उनके कुछ हैं कि हमारे केसेस नहीं फिक्स हो रहे, बहुत सारी पिटीशन पेंडिंग, और 9 मई का आप देखें ना, उनको भी तो ग्रीवेंस है कि उनके 9 मई के केसेस चल रहे हैं। काजी फैसा साहब 6 दफा 9 मई का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 9 मई हैं कि काजी फैसा साहब का रिकॉर्ड ऐसा है
कि उन पर तनकीद बनती है? मेरा ख्याल है दोनों साइड जो है ना उन्होंने There are no two sides. No, sorry. दोनों नहीं There are spare no कर two रहे। sides. दोनों ये spare argument नहीं की कर रहे। गलत है। काजी साहब की गलती है, 25 मई की कंटेंट क्यों नहीं लगा रहे? मुझे ये बताएं कि लगाएं 25 मई वाली कंटेंट और उसके ऊपर भी आगे से उसको बढ़ाएं कि जो है वो इन्होंने क्या किया था कि अदालती हुक्म की खुल्लम खुल्ला वायलेशन की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज भी बैठी हुई है, खामोश बैठी हुई है। देखिए काजी पता साहब नहीं की तो सरकार ने जजमेंट जो है 2 फॉर्मर आईजीज ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है। उनके साथ तो मेरा ख्याल है वो कुछ हुआ है जो किसी के चीफ जस्टिस के साथ नहीं हुआ, कि एक जजमेंट जो है 2 जजेस ने कहा कि नहीं आपकी फाइंडिंग नहीं ठीक देखें, नहीं। ये मेरा ख्याल है कि इस तरह मुनासिब नहीं है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि अगर कोई शख्स आइन और कानून पे चलता है, शरीफ आदमी है, उसूली आदमी है, तो उसको दोनों तरफ पड़ी होती हैं। ये मुनासिब नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब का क्या मुकाबला उमर अता बंदयाल जैसे चीफ जस्टिस से? आज मैं अभी कह रहा था इमरान खान के बुनियादी हकूक तो उसको मिल रहे हैं, जितना रिलीफ मिला काजी फाइज ईसा के दौर में उनको मिला। अभी जो टीवी पे कल वो आएंगे, ये प्रैक्टिस किसने शुरू की है? किसी और चीफ जस्टिस में इतनी जरूरत थी माजी में कि इस तरह ओपन कर देता सबको? जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला उन्होंने किया। अभी आप कह रहे हैं आईजी, वो एक अकेला चीफ जस्टिस जिसके खिलाफ इतनी साजिशें अदलिया के अंदर से हो रही हैं, अदलिया के अंदर से हो रही हैं, वो आप चाहते हैं वो घोड़े पे तलवार लेके निकल जाए, सबके सर कलम करके वापस आ जाए? उसने वो अकेला क्या कर सकता है? यानी इसके बावजूद कि आपने अभी ये जो लूज कैनन, मैं कहूँगा इमरान खान साहब को, और मैं कहता हूँ कि उनकी फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं, इसके बावजूद काजी फाइज ईसा देखें उनको रिलीफ दे रहे हैं, और हम ये कह जा रहे हैं नहीं काजी फाइज ईसा को उस पर ना वो करना, इग्नोर करने चुप कर रहे हैं इग्नोर। भाई हमें खुल के कहना तो चाहिए ना कि एक जो खुद काम नहीं इमरान खान दूसरों के लिए कर सका, उसको रिलीफ वो काजी फाइज ईसा दे रहा है, जिसको ये उसकी जान माल और उसके खानदान के पीछे पड़ा हुआ। व्यूअर्स के लिए भी समझना बड़ा ज़रूरी है, और मैं खुद भी ये जानना चाहूँगा कि एक ऐसा माहौल जिसके अंदर आम सी बात, यानी अगर ये भी अटॉर्नी जनरल कहे कि आपने इन कैमरा ये मामला तय करने हैं, तो उसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ बनता है और हम बहस करते हैं, एक मुसलसल दुर्गत बनाई जा रही है। आई एम सॉरी टू यूज दिस, दुर्गत बनाई जा रही है डिलिबरेटली। दैट्स नॉट एन इश्यू फॉर अदर जजेस। क्योंकि वो तो साहब मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये वाला जो आपने कहा है ना, ये सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के साथ सिर्फ नहीं हो रहा, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, क्योंकि मैं कवर करता हूँ, उनके हवाले से पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर पेज है उस पर ये ट्वीट्स आए हैं। सिर्फ मैं आपको 3-4 अगर बता दूं, वो क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक के बुग़्ज़ से भरे फैसले मुसलसल दूसरी अदालतों से गलत साबित हो रहे हैं। आगे वो ये कह रहे हैं एक और ट्वीट में कि जज आमिर फारूक की जिद बरकरार, मतलब ये वक्तन फवक्तन ट्वीट्स हो रहे हैं। और हैशटैग वो भी पढ़ते हैं, मुझे बड़े अच्छी तरीके से याद है, कैंपेन थी जी, ये हैशटैग भी है इसके साथ, डट के खड़ा है हसन साहब शिकवा कर रहे हैं जी कि वो 25 मई का केस चलाएं काजी फाइज ईसा, और दूसरा कोई क्यों नहीं चला लेता? हर काम काजी फाइज ईसा अकेला कैसे करे? सुप्रीम कोर्ट में है सर। ठीक है, तो जरा तो कमेटी कर लेना डिसाइड। आई वांट टू कमेटी है ना, ये बताइए इसके ऊपर। तो क्या काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस होने के नाते रिस्ट्रिक्टेड हैं, या आप फरमा रहे थे कि उनके केसेस के ऊपर जो जजमेंट्स है उसकी वजह से दूसरी तरफ ग्रीवेंस बहुत ज़्यादा है? तो ग्रीवेंस तो हर तरफ ज़्यादा है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उसमें जो ग्रीवेंस नज़र आ रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा। तलाल चौधरी तो आज ऑलमोस्ट रूहान से हो गए थे, उन्होंने कहा जी कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मैं तो माफिया भी मांग रहा था, तो मुझे आपने ठोक दिया 5 साल के लिए, और इधर रोजाना कंटेम्प्ट होती है। देखिए तलत साहब, जो अब इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को जिन जजेस से टफ टाइम मिल रहा है, ये प्रो पीटीआई जजेस नहीं है, ये काजी साहब के कैंप के जजेस हैं, ये तो विक्टिम रहे हैं पीटीआई के। अब ये भी एस्टैब्लिशमेंट को भी देखना होगा और इन जजेस को भी कि किस तरह इसमें जो भी मामलात हैं, इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात भी हो रही है। आज इतलात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी कोई मीटिंग हुई है, वहाँ ये बात हुई है कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की जाए। सीज फायर चल रहा था, कल जब ये एक जो लेटर जो है जारी हुआ और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल की तरफ से रिस्पॉन्ड आया, अब दोनों साइड ब्लेम दे रहे हैं। गवर्नमेंट समझ रही है कि जजेस ने लीक किया है, जजेस समझ रहे हैं कि ये हुकूमत ने लीक किया है, दोनों का मिसट्रस्ट इस लेवल पे। आज अगर कोई और वाकयात होते और उसके अंदर ये इस किस्म का लेटर किसी और जज की तरफ से लीक हुआ होता, काजी फाइज ईसा की कॉरेस्पॉन्डेंस अगर लीक हुई होती, तो आप क्या कहते किसने लीक किया? सारों ने कहा था काजी फाइज ईसा ने खुद लीक किया, काजी ने किया। देखिए ये दोस्त है हमारे, ये कहते रहे, बल्कि हर उनका लेटर जो है वो अमूमन काजी साहब जब भी कोई लिखते थे तो हम ब्रेक। लेकिन आपने अभी जो तज्जिया दिया उसके अंदर मुझे ब्रेकिंग न्यूज मिली, वो ये कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के भी कोई जज हैं। मतलब ये हसनात साहब ने बड़ी फराखदिली का इजहार किया। मेरा नहीं ख्याल, नहीं तो जिन्होंने बचाया, उन्होंने खुद अपने आप देखिए रिव्यू में किस सारा मीडिया उनके खिलाफ था, हुकूमत खिलाफ थी, उनका केस बहुत तकड़ा था। नहीं तकड़ा नहीं, देखें बात यह है कि
था बहुत मामला, तगड़ा केस। उसमें कुछ जजेस ने बड़ी हिम्मत तो दिखाई। बात सिर्फ इतनी है कि आपने अगर चलना है, आपके सामने जो केसेस आई, आप केसेस को फैसला करें जी। इमरान खान को जो है वो लेकर आए, इमरान खान को ये सहूलत दें, इमरान खान के साथ ये करें। भाई ठीक है, यहां पर इस मुल्क के अंदर और भी मुल्जमान हैं, और भी मुजरिम हैं, और लोगों के मुकदमात भी हैं। आपने अच्छा इमरान खान के अलावा भी बहुत कुछ मैं है इस दुनिया में। नुक्ते को लाना चाहता था कि क्या सिर्फ एक ही केस है जिसके ऊपर तमाम जोर लगाना, कोई और केस दुनिया में किसी और बंदे का नहीं है? नहीं तले साहब, ये बात आपकी उसूली तौर पे ठीक है, और ये जो हसन साहब बात कर रहे हैं ये भी उसूली तौर पे मतलब एक चस्के के लिए ठीक है कि जजेस की दोस्ती है, बैठते हैं। मैं कह रहा हूँ जो बुनियाद ख़राब हो चुकी है ना, जुडिशरी और आर्म्ड फोर्सेस को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उससे जो वो सियासत में मुलव्वस हैं पिछले 76 साल से, वो दोनों फैसला करें कि यार उनकी लड़ाई में हम घास क्यों कुचली जा रहे हैं। आजकल जो आर्म फोर्सेस के साथ हो रहा है, आप वाकईतन समझते हो कि तहफ़्फ़ुज़ बाकी रहेगी? जो रोजाना के अब सच्ची बात, अब जो रोजाना की कैंपेन चल रही है, सच्ची बात कही है ना आपने, मैं सच्ची बात करूंगा। मुकाफात अमल भी है ना, दूसरों को रौंदने वाले अब एक दूसरे को रौंद रहे हैं। ये तो हम समझाते थे कि भाई इतना ना अपनी अपनी लिमिट से बाहर निकलें। अब जुडिशरी अगर अपनी लिमिट से बाहर निकलेगी तो आपके ख्याल में ये जो मेरा सवाल सादा सा था कि आज तहफ़्फ़ुज़ कोई रह गया है, इस वक्त कोई मौजूद है तहफ़्फ़ुज़? अपने बाजू टूटे हुए गले को जाते हैं। नहीं, अब मैं आपको भिजवा रहा हूं इस्लामाबाद, आप सियालकोट जा रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूं बाकी है नहीं है, बाकी है या नहीं? ना करते ना, हमने फिर सियालकोट की बात में बैठ गया। भाई उनको तहफ़्फ़ुज़ है। आप मुझे बता दें जो लोग रिटायर हो गए उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? हम कहते थे कर लें, शायद ये नौबत ना आती, नहीं किया तो आ रही है, बचाएं उनको और भुगतें। आप जाना, आपने सियालकोट नहीं, सियालकोट नहीं बात, आप चलें यार, मैं जम्मू चला जाता हूँ, सियालकोट नहीं जाता, या इधर चिकवाल चला जाऊँ, बताएं। चिकवाल का जिक्र बहुत होता है आज। भाई आपका गांव है, चिकवाल चला जाता हूँ, लेकिन वापस आने देंगे? यस और नो? सोचेंगे इसके बारे में। अच्छा, वापस इसके ऊपर आइएगा तो ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, जो माहौल गर्म हुआ है, इसके ऊपर फिर एक नया मेयार सेट हो गया है। अगर जजेस ने इसका नोटिस नहीं लिया, इसके अंदर 2 सेनेटर्स इन्वॉल्व हैं, एक गवर्नर इन्वॉल्व है, तो फिर तो मामला खराब हो जाएंगे, तो इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन तला साहब देखें, इसके लिए ना कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से एक कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। इस तरह पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि आप खत लिखें और उसके बाद एक जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाए। इसका कोई एक प्रोसीजर तो बनना चाहिए, क्योंकि ये तरीक़ेकार मेरे ख्याल से थोड़ा सा सही नहीं है कि आपके अपने चीफ के खिलाफ जो कुछ मर्जी चलता रहे वो ना जो है वो इनिशिएट करें और इग्नोर करें इस चीज़ को, लेकिन उन्हीं के जो नीचे जजेस हैं वो अपने ही चीफ को लेटर लिख के कहें कि अब आप ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के लिए बेंच बनाएं और लार्जर बेंच बना के उसमें समाप्त करें। साहब का जो बड़ा मसला है वो उनके फैसले नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपका कमेंट लेके फिर हम इसको क्लोज करेंगे। उनका मसला उनके फैसले वाला नहीं, उनका मसला उनका डोमिसाइल। अगर उनका डोमिसाइल पंजाब का होता तो उनको इसके कुछ भी ना करते तो ये मसाइल ना होते, उनके पास वसाइल माशाल्लाह भरपूर होते। बट कमिंग बैक, इन मामलात के ऊपर कोर्ट्स को, जजेस को उन्होंने एक मयार सेट कर दिया ना जी, आप बोलेंगे तो हम आपको पकड़ लेंगे। तो आज तो फिर काफ़ी कुछ बोला गया। मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी तौर पे कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। माजी में इनसे ज़्यादा तनकीद हुई, जजेस ने बर्दाश्त की, और जहाँ तक मामला है FBI ने कोई डेटा रिलीज वहाँ से चोरी हुआ है या कहीं और, वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, उन इदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक जो खत लीक हो उस पर नहीं होनी चाहिए। खत तो देखिए, डाटा ही लीक हो, देखिए रिटर्न का मामला, एक साफ़ी ने रिटर्न जो है वो शायद असलम ने, उसने भी खबर दी थी, उसके खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। तो यहाँ एक जज के खिलाफ उसके रिटर्न अगर बाहर निकले हैं या उसकी फैमिली का डेटा बाहर निकला है तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई। फैमिली का डेटा बिल्कुल फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन तमाम लोगों के तमाम असासों की डिटेल शुड बी पब्लिकली अवेलेबल, वो पता होना चाहिए। तो काजी फाइज़ा के अलावा किसने की है? किसी ने भी नहीं। फिर आगे ना बात वहीं पे, ये जो बंदा ट्रांसपेरेंट होता है ना, सब उसके खिलाफ होते हैं, ये प्रॉब्लम है। लीव इट हियर। बहुत शुक्रिया आप चारों का।